आप आरटीआई लगाते हो, लगाने के बाद जब लोग डर जाते हैं तो आप मांडवाली कर लेते हो। सैकड़ों आरटीआई आपने लगाया, रोड में लगा लिया, कहाँ कहाँ आपने खुद कहाँ लगा लिया, क्या अंजाम हुआ उसका? आप तो सेटिंग कर लिए, तो फिर ये वाला कहाँ गया जो आरटीआई लगाते हैं सैकड़ों? आरटीआई लगाने के मतलब ये नहीं कि पैसा क्या है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। मैं तो क्या बोला, मैं आपको पूरा एक एक केस का हिसाब दूंगा। आपका आरटीआई मैं भी लगाऊंगा एक दिन, आप पे लगाऊंगा। मैं देने के लिए तैयार हूँ। हाँ। पूछ लीजिए, मैं सब बता दूंगा। हाँ, तो वो आरटीआई ही लग रहा है अभी, लाइव आरटीआई लग रहा है। मैं पूरा एक एक चीज दूंगा और दस्तावेज के साथ दिखाऊंगा। आप बताते नहीं हो, दूसरे का आरटीआई लगाते हो। नहीं लगा, आप भी दीजिए जवाब। बताइए ना, हम एकदम खुला किताब है। हाँ, तो आज जवाब दीजिए। आप मैं दे रहा हूँ जवाब। ये वाला बताइए, मुद्दे से भटकिएगा। नहीं, मुद्दे से नहीं। ये बताइए कि आपके पास इतने आज ऑल्टो से सियाज, बिल्डिंग, रिसोर्ट कैसे आ गया? सबका हिसाब है सब। हाल ही में मीडिया में एक खबर चला था, मैं भी देखा उसको। एक लेटर वायरल हुआ था, पद्मश्री दिया जाए, किसी मंत्री का भी अनुशंसा था। यह लेटर जारी करने के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, राजनीतिक षड्यंत्र। मैं उस पोल को आज मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है और बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं तो गलती आपकी भी तो है। आपने पूरा ज्ञान नहीं दिया ना। आप अभी बता रहे हैं कि मेरे पास आते ज्ञान लेने, तो मैं उनको ज्ञान देता जरूर। मैं ज्ञान दिया हूँ, ऐसा नहीं है। पहले भी जो चलाने वाले हैं वो मेरे पास आते थे, मैं उनको ज्ञान देता था। लेकिन अधूरा ज्ञान लेके चले गए हैं, तो मैं क्या बताऊं। जो पत्रकारिता को जानते हैं, समझते हैं, जो समझते हैं, वो क्या करते हैं, पक्ष और विपक्ष जी दोनों का भी मत लेते हैं, तथ्य से बात करते हैं। जो अच्छा काम करता है, मैं आपको बता दूं, उसको उसका ग्राफ गिराने का प्रयास किया जाता है। आप गुस्सा क्यों? आपको गुस्सा क्यों? बहुत कम गुस्सा करता हूँ मैं, एकदम नॉर्मल होके बात करता हूँ कभी भी। क्या आप आधा अधूरा न्याय दिलवाते हैं? ये सब प्रशासन और नेताओं के साथ आपका ना साठ गांठ हमेशा चलता रहता है कि आप अवार्ड खरीदते हैं। दूसरा इल्जाम ये है कि आपका जो डिग्री है वो भी खरीदे हैं। मेरे पास अदानी के तरफ से ऑफर भी आया। जमीन थोड़ी सी खरीदी आपने और बाकी कब्जा कर लिया, ये कितना सच है? मैं क्या बोला आपको, अल्पज्ञानी का काम होता है। तो आपको धमकी मिलना एकदम स्वाभाविक है। मेरे ऑफिस में आके धमकी देते हैं। मैंने बहुत बार रिपोर्ट भी दर्ज करवाया, FIR भी करवाया। सरगुजा का हसदेव अरण्य जंगल के संबंध में PIA लगाया, सेटिंग करके बैठ गया। बहुत बड़े मोटे रकम की बात हो रही थी, लेकिन मैंने कोई ठुकरा दिया उनको। अब आज भी मानिए, CR में था, CR में ही था, तो उतने में तो आप एक बिल्डिंग और बना लेते कि इतने सारे पोस्टर्स लग रहे हैं शहर में, चाहने वाले की संख्या सैकड़ों हजारों हैं, तो कहीं ये चुनाव तो लड़ने की तैयारी नहीं है? अगर आप किसी के घर के ऊपर वार कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर भी वार होगा। हाँ, ये बात तो जान लीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि RTI एक्टिविस्ट हैं और वकील हैं। उनका नाम है श्री DK सोनी जी। वो शख्स जो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ा हुआ है, जनजातियों के हक की आवाज बुलंद की है और कोर्ट की दहलीज पर गरीबों का हमेशा उन्होंने साथ दिया है। मीडिया में हमेशा विवादों में भी घिरे रहते हैं। सोनी जी पर कई आरोप लगे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई अब भी जारी है। आज हम खोलेंगे उनके सफर के हर पहलू के राज, पढ़ाई से लेकर के आज RTI एक्टिविस्ट तक, साथ ही साथ उन पे लगने वाले प्रत्येक इल्जाम की हम बात करेंगे। तो सीधी बात करते हैं। पहले हम स्वागत करते हैं श्रीमान DK सोनी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपने पाताल लोक पे मुझे आमंत्रित किया। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे आपके शुरुआती जीवन की। हमें पता है कि आप झारखंड से यहाँ पर आए हैं, देखिए पढ़ाई हुई जी। मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म छत्तीसगढ़ से लगे झारखंड गढ़वा जिले में हुआ है। गढ़वा शहर का रहने वाला था। मैं बचपन में 10th तक की पढ़ाई मैं गढ़वे में किया। 10th के बाद 93 में मैं अंबिकापुर आ गया। जी। और अंबिकापुर में उसके बाद संपूर्ण पढ़ाई मैंने अंबिकापुर में रहकर किया। और चूंकि मेरा अंबिकापुर आने का कारण था मेरे दीदी और मेरे जिया जी। शुरू से वह मुझे ज़्यादा मानते थे और वही मुझे अंबिकापुर लाए। और आज अंबिकापुर आने के बाद जो भी हूँ मैं उनकी बदौलत से। अच्छा, आप ना वकील बनना ही क्यों चुना? आप बहुत सारे करियर के रास्ते थे, कौन इंस्पायर किया आपको, ऐसा क्यों हुआ? देखिए,
मैं शुरू से ही काम करने का इच्छा रखता था। मैं दीदी जिया जी के यहाँ रहता था, लेकिन मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था। तो मैं शुरू से ही काम करने का वो था। तो मैं जिया जी से बोला था कि जिया जी आप मुझे भी कोई लगवाई। तो सरगुजा जिले के सबसे क्रिमिनल लॉयर हुआ करते थे स्वर्गीय राम शाह सिंह, उनके यहाँ मुझे, अब मैं यहाँ आया था तो मैं काम के लिए तो मैं टाइपिंग भी सीखा था, टाइपिंग भी सीखा। और क्रिमिनल लॉयर के यहाँ मुझे रखा गया तो मुझे स्टेनोग्राफी का भी आता है, तो मैं उनका स्टेनोग्राफर के रूप में मैं उनके यहाँ काम किया। अच्छा, उन दिनों में एक शॉर्ट हैंड नाम का कोई चीज हुआ करता था, वो सब चीजें आप सीखे? हाँ, शॉर्ट हैंड मैं सीखा था उस समय। अच्छा। अब तो भूल गया हूँ, लेकिन टाइपिंग अच्छे से आती है। आज भी मैं अपना काम खुद करता हूँ और बहुत सारे काम को अपने से करता हूँ। चूंकि मैं आपको बता दूं, यह सब दिन हमारे गुरु स्वर्गीय राम शाह सिंह, उनके लड़के अरविंद कुमार सिंह गप्पू भैया, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं शुरुआती दौर में, अब न्यायालीन भाषाओं को सीखना मामूली बात नहीं होती है, तो मैं बहुत सारी गलतियां भी करता था। तो सीनियर सिखाते थे मुझे और बोलते थे, ए बचवा, ये देखा, ये ठीक कर लिया। तो यूपी के थे। अच्छा। और वो अपने भाषा में मुझे बोलते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुझे कुछ सिखा रहे हैं। भाषा में प्यार है उधर। अच्छा, मस्का लगता है कि कुछ लपेट के बोला जा रहा है। वो डांटते भी हैं तो लगता है कि प्यार झलक रहा है। अच्छा, एक चीज सवाल उठता है सर कि इस जब वकालत आप करने आते हैं तो कई तरह के फील्ड हैं, इसमें क्रिमिनल लॉयर भी हैं, बाकी और भी अलग अलग हैं, उनमें पैसे भी ज़्यादा हैं। एक से एक क्रिमिनल लॉयर हैं जो कि इतने ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसके बावजूद भी आप आरटीआई एक्टिविस्ट बनना क्यों आपने ऐसा तय किया? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 94 से जिला न्यायालय अंबिकापुर में काम कर रहा हूँ। जी जी। 94 से जो काम कर रहा हूँ, मैं पहले काम सीख रहा था और साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। पढ़ाई करते करते मैंने पूरे हाई स्कूल का किया, कॉलेज किया, एलएलबी किया। 2003 में मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ। उस समय तक आरटीआई कानून नहीं आया था। जी जी। तो मैं 2003 में एलएलबी कंप्लीट करने के बाद मैंने सीनियर के साथ ही क्रिमिनल लॉयर जो हमारे सीनियर थे, उन्हीं के साथ मैंने काम चालू किया। अच्छा। और क्रिमिनल के बारे में बहुत सारे सीखा। सिविल के मामले में और रेवेन्यू के बारे में हमारे एक और सीनियर थे श्री संतोष सिंह, उनसे भी मैंने सिविल और रेवेन्यू का काम सीखा। आरटीआई तो 2005 के बाद कानून बना। हाँ। तो 2005 के बाद में मैं इस कानून का अध्ययन किया और इसके पीछे एक उद्देश्य था। चूंकि उस दिनों में कुछ करना चाहता था, मैं सीखना चाहता था कि देश में आप आए हो और जीवन में कुछ एक ऐसा काम करो जो एक अलग पहचान बने आपकी। तो उस पहचान को कायम करने के लिए, और देश में मैंने देखा बहुत सारे भ्रष्टाचार, और मेरा शुरुआत हुआ था 2010-11 में, जब अन्ना आंदोलन हुआ था। जी जी। आप अन्ना आंदोलन के बारे में जानते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। उसकी शुरुआत, करप्शन से लड़ाई की शुरुआत मुझसे जो चालू हुई थी वो 2010-11 से हुई थी। उसके पहले मैं आरटीआई के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां निकालता था और मामले की शिकायत करता था, संबंधितों की मदद करता था। लोकपाल जैसे मनरेगा में, उस समय 2005 में आरटीआई कानून बना, रोजगार गारंटी योजना बना। तो रोजगार गारंटी योजना में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला होता था। काम के बदले अनाज योजना, मैंने पहली बार काम के बदले अनाज योजना में लखनपुर में एक मामला आरएस विभाग का था, वहां मरे हुए व्यक्तियों के नाम से मास्टर रोल भर के हुए, तो उसकी शिकायत किया। उसमें शिकायत के बाद जांच हुई, जांच में कार्रवाई हुई। पहला 2006-7 का मामला है वो, क्योंकि आरटीआई कानून आया 2005 में, उसको लागू होने, उसकी प्रक्रिया जानने में लोगों को 2 साल 3 साल लग गए। तो 2007-8 से इस कानून को थोड़ा थोड़ा प्रभावित किया गया। अच्छा, ये उन्हीं दिनों की बात होगी शायद कि आप कोरबा जनजाति का कोई मुद्दा उठाए थे, तो उसमें कोई कार्रवाई हो नहीं पाई शायद, या फिर क्या उसमें घोल मोल रह गया? कुछ बताएं उस बारे में। देखिए, अब सरगुजा जिले में कोरबा जनजाति ऐसे हैं जो विलुप्त प्रजाति के रूप में देखे जाते हैं लगभग।
और वह जो हैं राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं। और उनकी एक समस्या सरगुजा जिले में तो नहीं, लेकिन जसपुर जिले के बगीचा क्षेत्र में, बगीचा तहसील में पंडरापाट आता है, छिछली आता है, रौनी आता है और कोदोपारा, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे हजारों पहाड़ी कोरवा रहते हैं। और उनके जाति को लेके एक बहुत बड़ी त्रुटि हुई। पहले क्या होता था, सरगुजा राज परिवार और जसपुर राज परिवार हुआ करते थे। जसपुर के राजा लोगों ने कोरवाओं को एक उपाधि दी थी, बघेल छत्री का। अच्छा, मतलब वो बाहुबली रहते थे, जंगल में रहते थे, शेर को मार देते थे, बड़े बड़े शिकार करते थे, तो इसलिए उनको बघेल छत्री की उपाधि मिली। अच्छा। जो राजा ने बघेल छत्री की उपाधि दी, वो उपाधि उनके सेटलमेंट में लिखा दिया गया। और कहीं भी वो रिकॉर्ड में बघेल छत्री कोई भी ऐसी जाति इंगित नहीं है, जिसके कारण आज के पहाड़ी कोरवाओं को इसकी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और उसको लेकर मैं बाकायदे लड़ाई लड़ा और लंबी लड़ाई लड़ा। यहां से लेके दिल्ली तक मैं इन लोग को लेके गया और बहुत कुछ हद तक मैंने सुधार भी करवाया है। बहुत सारे लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था, उनकी जाति प्रमाण पत्र बनाने का भी प्रयास किया। बाकी ऐसे बहुत सारे काम मैंने किए। आप पर एक आरोप लगता है कि आप बहुत महंगे वकील हैं, ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत कम पैसे में और बहुत अच्छे अच्छे काम, जो कोई काम नहीं करवा पाता है, उस काम को मैं करवा के दिखाता हूँ। अब पहाड़ी कोरवाओं को लेके, गरीब तबके के लोगों को लेके मैं उनका निःशुल्क भी काम करता हूँ, अपने जेब से भी लगा के उनका काम करता हूँ। लेकिन ऐसे लोग जो संपन्न लोग हैं, जो उस फीस को देने लायक हैं, तो उनसे मैं लेता हूँ फीस, अच्छा फीस लेकर उनका काम करवाता हूँ। तो ऐसे में महंगा वकील नहीं कहा जा सकता है। आप वो माने चाहे नहीं माने, बहुत कम फीस में। और बहुत सारे लोग मिलने से हिचकते हैं कि अरे, सही में आप बोल रहे हैं कि मिलने से उनको हिचक आती कि यार वो काम होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एकदम आम जनजीवन की तरह जीवन अपना जीता हूँ, एक समान व्यक्ति की तरह रहता हूँ और समान व्यक्ति की तरह व्यवहार करता हूँ। और कोई भी व्यक्ति आता है, उसका अगर काम होने लायक रहेगा तो काम बता दूंगा होगा, और नहीं होने लायक रहेगा तो भी बता दूंगा नहीं होगा। अच्छा ना, अभी हाल ही में मीडिया में एक खबर चला था, मैं भी देखा उसको। एक लेटर वायरल हुआ था पद्मश्री, और जिसको कुछ मीडिया वालों ने नेगेटिव भी उसको चलाया था। तो पद्मश्री दिया जाए, किसी मंत्री का भी अनुशंसा था, इस पर आप क्या कहेंगे? उसको नेगेटिव तरीके से प्रचारित किया गया था, तो उस पर कोई सफाई आप दीजिए कि क्या हुआ था वो। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, भारत सरकार ने, चूंकि देखिए मैं आरटीआई में लगभग 20 सालों से काम कर रहा हूँ। उस सब्जेक्ट में मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विद्यापीठ से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में इकलौता मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो आरटीआई सब्जेक्ट में पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया। इसके अलावा मैंने आरटीआई के माध्यम से बहुत सारे प्रथम सूचना पत्र एफआईआर दर्ज अधिकारियों के विरुद्ध करवाया। गरीब मजदूरों को लगभग 70-80 लाख रुपए की मजदूरी भुगतान करवाया। करोड़ों रुपए की रिकवरी अधिकारियों से मैंने मनरेगा योजना में करवाया। तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने काम किया, रोडों के संबंध में काम किया, पानी के संबंध में मैंने काम किया। जो मैंने काम किया आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर मैंने जनहित के मुद्दे बहुत हमेशा उठाए। हाई कोर्ट में जनहित याचिकाएं लगाई, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं लगाई। आज 14,000 एकड़ जमीन गोठान में चले गए हैं, उसको बचाने के लिए मैं हाई कोर्ट में पीआईएल लगाया हूं। अंबिकापुर के रिंग रोड का मामला अभी हाई कोर्ट में चला आ रहा है। ऐसे अनेकों मामले जो माननीय उच्च न्यायालय में भी लंबित हैं, बहुत सारे जिला न्यायालय में लंबित हैं, बहुत सारे न्यायालयों में मामले अभी, सैकड़ों मामले अभी लंबित हैं जो मैंने किया है काम। तो भारत सरकार ने, बहुत सारे लोग को ये बात की जानकारी नहीं है, मैं आपको एकदम सही बात बताऊं, भारत सरकार ने 2025 में पहली बार आरटीआई और पीआईएल सब्जेक्ट में पद्मश्री देने का आह्वान किया। अच्छा, 2025 में पहली बार नॉमिनेशन आरटीआई सब्जेक्ट में आप डाल सकते हो। चूंकि मैं आरटीआई फील्ड का था, तो मैं आरटीआई में मैंने जो काम किया था उसको लेके मैंने
भारत सरकार के वेब में अपना नॉमिनेशन दायर किया। नॉमिनेशन दायर करने के बाद उसमें एक फॉर्मेट भी था कि आप अपने स्थानीय जो भी राजनीतिक दल हैं उनके विधायक से, सांसद से आप अनुशंसा करा सकते हैं। तो उसी लय में यहाँ के विधायक थे, उन्होंने हमारी अनुशंसा की। अब चूंकि मैं किसी पार्टी पक्ष का नहीं हूँ, मैं आपको एकदम बता दे रहा हूँ, मैं किसी पार्टी पक्ष का नहीं हूँ और न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बीजेपी से भी मेरे अच्छे संबंध हैं, कांग्रेस से भी मेरे अच्छे संबंध हैं, यहाँ के सभी राजनेताओं से भी अच्छे संबंध हैं। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर ऐसा काम नहीं करता हूँ। आपको भी बता दूं, एक व्यक्ति का पत्र आपको जारी हुआ, मेरी अनुशंसा यहाँ से लेकर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा भी मेरा किया गया, यहाँ के सांसद किया गया, यहाँ के छत्तीसगढ़ के लगभग 7-8 मंत्रियों ने मेरी अनुशंसा किया। चूंकि यह लेटर जारी करने के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, राजनीतिक षड्यंत्र। मैं उस पोल को आज मैं आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल। यह लेटर ऐसे समय जारी किया गया जब यहाँ के स्थानीय विधायक मंत्री बनने वाले थे। अच्छा। और उनको मंत्री न बनाया जाए, उसके पीछे उनकी छवि खराब की जाए, जिसके कारण यह लेटर जारी किया गया। मतलब ये टाइमिंग भी वही था। टाइमिंग वही को याद है कि टाइमिंग वही था। अगस्त में अगस्त में मंत्री बने, उसके पहले ये लेटर जारी हुआ और उन्होंने ये लेटर जारी करवाया। जो भी था इसके पीछे षड्यंत्र रचने वाला, मैं किसी का नाम नहीं जानता हूं, लेकिन जो भी षड्यंत्र रचा है ये उसी समय। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो लेटर एंड टाइम पे, उसी वक्त जिस समय मंत्री का चर्चा भी चल रहा था और आपका जो लेटर था बाजार में एकदम से खुला छोड़ा गया कि आप मंत्री जी का हनन कर सकें सम्मान का, ऐसा कुछ था बस। हाँ, ताकि उनके जो छवि है, उनके छवि को धूमिल करने के प्रयास से यह लेटर वायरल किया गया। ओके। तो ये कोई गलत चीज था क्या? कोई गलत चीज नहीं था। अनुशंसा कोई भी कर सकता है किसी का। तो इसमें छवि खराब करने का प्रयास कैसे किया गया होगा? क्या है ये मामला? चूंकि अनुशंसा तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई गलत चीज है। जिन्होंने ऐसा चलाया वो, उन्हें अल्प ज्ञानी का संज्ञा देना अच्छा रहेगा। उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है और बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं तो गलती आपकी भी तो है। आपने पूरा ज्ञान नहीं दिया ना। आप अभी बता रहे हैं कि मेरे पास आते ज्ञान लेने, तो मैं उनको ज्ञान देता जरूर। मैं ज्ञान दिया हूँ, ऐसा नहीं है। पहले भी जो चलाने वाले हैं वो मेरे पास आते थे, मैं उनको ज्ञान देता था, लेकिन अधूरा ज्ञान लेके चले गए हैं, तो मैं क्या बताऊं। अच्छा, उनको अभी भी ज्ञान लेने के लिए मैं तैयार, मैं ज्ञान देने के लिए तैयार हूँ। आए मेरे से सीखें, मैं उनको बताऊंगा क्या है। मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से उनको इंगित जरूर आप करें, जो भी आपके साथ कैसे हैं वो आप बेहतर जानते हैं कि इनके साथ क्या है। उनको आपने कभी बताया क्यों नहीं कि आपके झारखंड के मंत्री और भी अलग अलग जगह के लोगों ने अनुशंसा किया? उनको तो पता नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि जो मैं बता दूं कि जो अच्छे पत्रकार हैं, हाँ। जो पत्रकारिता को जानते हैं, समझते हैं, जो समझते हैं, वो क्या करते हैं, पक्ष और विपक्ष जी दोनों का अभिमत लेते हैं, तथ्य से बात करते हैं, वो तथ्य से बात करते हैं। लेकिन जैसे छोटे तबके के लोग रहते हैं जिन्हें कोई अनुभव नहीं है पत्रकारिता का, कभी कोई पत्रकारिता नहीं किया है, और कोई भी ऐसे चीजों को टारगेट करके किया जाए, पब्लिक जानती है सब कि किसको टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बोला जाए। अच्छा, आप पे ना एक आरोप बहुत बड़ा लगता है और मैं भी उस पर कंफ्यूज रहता हूं हमेशा, कि एक समय था जब झारखंड के एक छोटे से शहर से या गांव से, मैं तो नहीं गया हूं आपके गांव में, वहां से निकले, और मेरी जानकारी ये है कि उस वक्त आपके पास एक ऑल्टो नामक गाड़ी कार हुआ करता था, जबकि आप यहाँ चले और इस शहर में आकर के किराए में भी रहे आप। आज आपके पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा घर है, अभी हाल ही में इतने अच्छा आपने रिसोर्ट का कंप्लीट आप देखा हूं कि हो चुका है। तो इल्जाम तो लगना वाजिब है ना कि ये पैसे आते कहाँ से आपके पास? आप पार्टी एक्टिविस्ट होने के नाते इल्जाम ये है, पूरा इल्जाम समझिएगा आप, कि आप आरटीआई लगाते हो, लगाने के बाद जब लोग डर जाते हैं तो आप मांडवाली कर लेते हो। सैकड़ों आरटीआई आपने लगाया, रोड में लगा लिया, कहाँ कहाँ आपने खुद कहाँ लगा लिया, क्या अंजाम हुआ उसका? आप तो सेटिंग कर लिए। एक गलत आरोप है। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप लगते हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर भी आरोप लगते हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक के ऊपर भी आरोप लगते हैं, सांसद के ऊपर भी आरोप लगते हैं, सभी के ऊपर आरोप। जो अच्छा काम करता है, मैं आपको बता दूं,
उसको उसका ग्राफ गिराने का प्रयास किया जाता है। आप गुस्सा क्यों, आपको गुस्सा क्यों बहुत आता है? बहुत कम गुस्सा करता हूं मैं, एकदम नॉर्मल होके बात करता हूं। कभी भी मैं कभी भी ऐसा गुस्सा के बात नहीं करता हूं, आप जान लेंगे, एकदम नॉर्मल। कभी भी किसी से भी देख लीजिएगा, एकदम शांत होकर बात करता हूं। आरोप लगना अलग बात है, लेकिन उसको प्रमाणित करना बहुत मुश्किल काम है। मैं अब आपको डिटेल बताना चाहूंगा। बिल्कुल। मैं झारखंड से आया, ठीक है, मैंने बहुत सारा मेहनत किया, रात दिन एक करके काम किया, वकालत चालू किया। अब सभी को नहीं मालूम कि मेरे घर में एक मेरी पत्नी भी है, हाँ, जो गवर्नमेंट जॉब में है। बिल्कुल है? हमारी पुश्तैनी संपत्ति भी बहुत सारियां हैं। वो आप बताते नहीं हो, दूसरे का RTI लगाते हो। नहीं लगा, आप ही दीजिए तो जवाब। आप बताइए ना, हम एकदम खुला किताब है। हाँ, तो आज जवाब दीजिए। आप मैं दे रहा हूँ जवाब, बिल्कुल, आपको मैं पूरा जवाब दे रहा हूँ। अब मैं खुला किताब में रखता हूँ। मैं अगर देखिए, अगर आप किसी के घर के ऊपर वार कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर भी वार होगा। हाँ, ये बात जान लीजिए, ह्यूमन नेचर है। हाँ, तो मैं अपने आप को पहले से ही जानता हूं कि अगर मेरे ऊपर कोई गलत आरोप लगा रहा है तो प्रमाणित करे। मैं तो एकदम सही अपना खुला किताब रखता हूं। नहीं तो ये वाला बताइए, मुद्दे से भटकिएगा। नहीं, मुद्दे से नहीं। ये बताइए कि आपके पास इतने आज ऑल्टो से सियाज, बिल्डिंग, रिसोर्ट कैसे आ गया? सबका हिसाब है, सब हमने बैंक से फाइनेंस करवाया है। अच्छा। आज मेरे ऊपर मार्केट बैंक का लगभग 2 से 3 करोड़ रुपया लोन है पर महीना किस्त। मतलब मेरी पत्नी प्रति महीना 1 लाख रुपया वेतन लाती है। मैं वकालत में अच्छा काम करता हूँ, तो क्यों नहीं होगा, स्वाभाविक है। तो फिर ये वाला कहाँ गया जो RTI लगाते हैं? RTI लगाने के मतलब ये नहीं कि पैसा क्या है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। मैं तो क्या बोला, मैं आपको पूरा एक एक केस का हिसाब दूंगा। RTI आवेदन लगाया, एक मामले को उठाने के लिए लगभग 20-25 RTI लगाने पड़ते हैं। अगर रोड का आप RTI लगा रहे हैं तो एक बार में कोई जानकारी नहीं देता है। आपको बता दूं, एक बार में कोई जानकारी नहीं देगा। पहले वर्क ऑर्डर, फिर भुगतान का। आपको जितने मैंने मामले उठाए, किसी भी मामले में मेरे को कोई भी बोल दे कि, जैसे मैंने अभी हाल फिलहाल में स्वच्छता जिला पंचायत का मामला उठाया, बिल्कुल, वो न्यायालय में पेंडिंग पड़ा हुआ है, परिवार में पेंडिंग पड़ा हुआ है। और न्यायालय की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि बहुत समय लगता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। मेरा सबसे पहले 2010 में मैंने एक बहुत बड़ा घोटाला का खुलासा किया था, प्रोटोकॉल घोटाला। 2010 में घोटाले का खुलासा किया था। आपको बता दूं, 2022 में 7,000 पेज का चालान पेश हुआ। कितने साल लगे? 12 साल लगे। तो ऐसे मामले, अब रिंग रोड का मामला उठाया हूं, मुश्किल से मुश्किल 4 साल 5 साल हो चुके हैं उसके उठाने में, लेकिन वो मामला अभी भी हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसमें मैं सिर्फ आवेदन लगवाता हूं तत्काल सुनवाई का कार्रवाई करने की, स्टे वेकेट करके हम इसके विरुद्ध कर, लेकिन नहीं हो पाता है। न्यायालय के ऊपर न्यायालयीन प्रक्रिया इतनी गंभीर होती है। प्रोटोकॉल घोटाले में लगभग मैं 3 बार 4 बार हाईकोर्ट में लड़ाई किया, वहां से आदेश करवाया, कंटेम्प्ट लगाया, तब जाकर वो 12 साल बाद चालान पेश हुआ। तो इसी प्रकार अन्य मामले भी, रामानुजगंज के न्यायालय में बहुत सारे मामले पेंडिंग पड़ा हुआ है। अंबिकापुर के एक आरोप और भी लगा था कि एक दुकान नवापारा में था आंगनबाड़ी के लिए, उसमें मैं सेटिंग, जबकि वो भी मामला आज बिलासपुर हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं उसमें पार्टी नहीं था, लेकिन मैं इंटरवीनर जाके बना और स्टे वेकेट कराने का कार्रवाई कर रहा हूं। वो नगर निगम की जमीन है, आंगनबाड़ी के लिए सुरक्षित जमीन है, उसमें भी मैं कार्रवाई करवाने के लिए लगा हूं। तो कुल मिला के ये है कि जो चीजें हैं वो प्रक्रियाधीन है और ये लोगों को पता नहीं चल पाता, तो थोड़ा सा गलत सलत इल्जाम। देखिए, मैं अपने कार्रवाई में लगा रहता हूँ। कार्रवाई के साथ साथ मेरा व्यवसाय भी है, मैं अपना वकालत भी करता हूँ। जी जी जी। तो उसमें से जो समय बचता है उसमें से निकाल के करता हूँ। ये जनहित का काम, भाई जनहित का काम है, तो जनहित के लिए मुझे समय थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए काम तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, ये विवाद फिर क्यों बार बार? एक चीज और इसी में संबंधित ही है, आप पे ना एक इल्जाम लगता है कि आप आधा अधूरा न्याय दिलवाते हैं। ये सब क्या नहीं, है? गलत है। देखिए, मैं क्या बोलता है, पहाड़ी कोरवा हो गए, ऐसे बहुत सारे छोटे तबके के लोग आते हैं जिनका काम कहीं नहीं होता है, वो काम मैं करवा के देता हूं और लोग खुश होकर जाते हैं। एक गलत बात हो रहा है कि मैं आधा अधूरा न्याय दिलवाता हूं। मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। आपको कभी चलिएगा मेरे साथ, आपको मैं पहाड़ी कोरवाओं के बस्ती ले चलूंगा। वहां पे लोग इतना मानते हैं मुझे कि क्या बताऊं आपको। नगेसिया लोग हैं, पहाड़ी कोरवा हैं, पंडो हैं, ऐसे बहुत सारे जनजाति के लोग हैं जो आज भी मानते हैं और उनके प्रति मेरा सम्मान है और उनके प्रति मैं हमेशा तत्पर रहता हूं काम करने का। अच्छा,
अभी तक लगभग कुछ याद होगा क्या कि आरटीआई से संबंधित या आम जीवन से संबंधित जो जनहित के लिए होगा जो काम, उसमें लगभग कितने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगा के रखे हैं जो कि एकदम से प्रक्रियाधीन है, आप परेशान हैं उसमें? सुप्रीम कोर्ट में मेरे अभी लगभग 3-4 पीआईएल पेंडिंग है। एक आपको एक ये भी आरोप आता है कि मैंने सरगुजा का हसदेव अरण्य जंगल के संबंध में पीआईएल लगाया, सेटिंग करके बैठ गया। अब ऐसे अल्पज्ञानी को मैं क्या बताऊं? अल्पज्ञानियों को देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। अभी मैंने पिछले साल 30 पेज का एफिडेविट फाइल किया। हम तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी काम कोर्ट का है। जी वहाँ तो कोर्ट के ऊपर तो हम दबाव नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कोर्ट से हम निवेदन ही करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे माननीय न्यायालय से। तो आज भी अदानी वाले मामले में मेरा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा हुआ है। आपको एक और गंभीर बात बताऊंगा, मेरे पास अदानी के तरफ से ऑफर भी आया, मैं उनके ऑफर को ठुकरा दिया। मैं बोला नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है, जनहित का मामला है। इस मामले में क्या अन्य किसी भी मामले में कोई ऐसा मामला नहीं। क्या ऑफर आया? ऑफर आया कि आप ले जाओ और पीआईएल वापस कर लो, पैसे ले जाओ। हाँ, पैसा ले जाओ। मतलब कुछ मोटे मोटे रकम की बात हुई क्या? बहुत बड़े मोटे रकम की बात हो रही थी, लेकिन मैंने कोई ठुकरा दिया उनको। और आज भी मानिए सीआर में था, सीआर में ही था, तो उतने में तो आप एक बिल्डिंग और बना लेते हैं। यही तो बात है ना, लोगों को समझ में नहीं आता है। जनहित की याचिका लगाने में भी बहुत सारे समस्याएं होती है। इसमें एक चीज पूछना था सर आपसे, अब इतने बड़े बड़े लोगों से सीधा टक्कर लेते हैं आप, तो आपको धमकी मिलना एकदम स्वाभाविक है। मेरे ऑफिस में आके धमकी देते हैं। मैंने बहुत बार रिपोर्ट भी दर्ज करवाया है, एफआईआर भी करवाया है। लेकिन जो डर गया सो मर गया। मैं डरता नहीं हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रदेश का कोई मंत्री हो, अगर गलत कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी हमने कार्रवाई करवाएंगे। हमने कार्रवाई करवाया भी है। तो अभी ये क्या है हसदेव अरण्य का मामला में? तो हसदेव अरण्य का मामला है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राजस्थान को परसा केते कोल बासिन में कुछ एरिया कोयला खनन के लिए मिला। बिल्कुल। लेकिन जो भारत सरकार का गाइडलाइन था, उस गाइडलाइन के विपरीत एक कोयला खनन कर रहे थे। अच्छा। कोयला इनको भेजना था राजस्थान, लेकिन इन्होंने क्या किया, सबसे खराब कोयले को राजस्थान भेजा और अच्छे क्वालिटी के कोयले को अन्य बाहर में फैक्ट्रियों में बेच दिए। जितना एरिया इनको खदान में मिला था उससे अतिरिक्त शासकीय भूमि में इन्होंने खनन किया। उसके अलावा जितने पेड़ काटने की अनुमति मिली थी उससे अधिक पेड़ इन्होंने काटे। वहां के जो नदी नाले थे उसको दूषित नहीं करना था। वहां के पानी, जो गंदी पानी निकलता, उसी को फिल्टर करके उसका उपयोग करना था। ये क्या किए कि जो जल प्रवाहित नदी था, जो अच्छे थे, उसमें ये जल को दूषित किए। आज आप देख रहे हैं हसदेव अरण्य के लिए कितने बड़े आंदोलन लगातार चल रहा है। अच्छा सर, एक चीज ये है कि आरोप ये लगता है आप पे ना, एक और आरोप है कि प्रशासन और नेताओं के साथ आपका ना साठ गांठ हमेशा चलता रहता है। ये सच है? गलत बात है। देखिए, प्रशासन और राजनेताओं से साठगांठ मेरा नहीं है, कोई भी साठगांठ नहीं। संबंध की बात अलग है। प्रशासन से साठगांठ अगर रहता तो प्रशासन के विरुद्ध मैंने कार्रवाई नहीं करवाता। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एजुकेटिव इंजीनियर, डीएफओ, रेंजर, बड़े बड़े अधिकारियों, सीसीए, मतलब ऐसे ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध मैंने मामला दर्ज करवाया है, एफआईआर दर्ज करवाया है। तो साठगांठ मेरा कहां से होगा? अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाता और उनसे सेटिंग करता तो बात साठगांठ की होती। पैसे मिलते ना की। लेकिन मैंने कोई भी ऐसा मामला नहीं। नेताओं से भी मेरी कोई साठगांठ नहीं है, कोई भी ऐसे साठ नहीं। आप इसलिए मैं पूछा है सवाल कि मेरी जानकारी ये है कि जब अन्ना आंदोलन हुआ था उस समय आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, उससे निकला आम आदमी पार्टी, उसके एक नेता आप भी थे। देखिए, चूंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन अरविंद केजरीवाल जी ने बनवाया, उसमें अन्ना जी भी थे, ठीक। राजनीति पार्टी भी बनी, अन्ना आंदोलन पूरे देश में चला। चूंकि सरगुजा में उस आंदोलन का संचालन करता प्रदेश में मैं ही था अकेला। अच्छा। और आरटीआई को महत्व देने वाले अरविंद केजरीवाल थे, चूंकि आरटीआई के माध्यम से उन्होंने बहुत सारा काम किया था। जी। तो उन्हीं से मैं प्रेरणा लेके मैंने भी जनहित के मामले को बहुत सारे उठाया। मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली बुलाया था और बोले थे कि आप काम करो। मैं लगातार काम करता भी था। तो जब
आम आदमी पार्टी बना तो मुझे बोला गया कि आप भी इसमें रहो। तो मैं बोला ठीक है, चलिए देख लेते हैं, प्रयास करते हैं। जब 2018 में उनके द्वारा मुझे चुनाव भी लड़ने का न्योता दिया गया, अच्छा, मैं चुनाव भी लड़ा, लेकिन यहां राजनीति सही तरीके से नहीं संभव है। आप बता दूं, आप चाहेंगे कि आप गांव के सही काम करवा के चुनाव लड़ लेंगे तो संभव नहीं है। आज की राजनीति पैसे की हो गई है, धूर्तता है। बिना पैसा के आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और न चुनाव जीत सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल अभी अभी हाल ही में मीडिया में खूब चल रहा है, जोरों पे है ना, लोग बहुत उस न्यूज को देख के मजे भी ले रहे हैं। आपने अभी भी रिसोर्ट बनाया है मेन पार्ट में, आप पे इल्जाम ये है मीडिया में जो चल रहा है, मेरा व्यक्तिगत इल्जाम नहीं, इसलिए क्योंकि मैं तो जान नहीं रहा उसके बारे में विषय। कभी आपका आरटीआई मैं भी लगाऊंगा, एक दिन आप पे लगाऊंगा। मैं देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, पूछ लीजिए, मैं सब बता दूंगा। हाँ, तो वो आरटीआई ही लग रहा है अभी, लाइव आरटीआई लग रहा है। मैं पूरा एक एक चीज दूंगा और दस्तावेज के साथ दिखाऊंगा। बिल्कुल, मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं भले साल भर, 2 साल, 3 साल इंतजार करूंगा, जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं आ जाता। जी जी, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। बिल्कुल, हाँ, ये अच्छे परिपक्व लोगों का निशानी भी यही है। पक्के लोग, राजनेता लोग करते हैं, कुछ ऐसे लोग करते हैं कि अंधेरे में तीर मार देते हैं, कुछ भी आरोप लगा देते हैं। तो ये चीज मेरे को बताइए कि वो जो अभी इल्जाम आप पे है कि जमीन थोड़ी सी खरीदी आपने और बाकी कब्जा कर लिया, ये कितना सच है? मैं क्या बोला आपको, अल्पज्ञानी का काम होता है सब चीज। तो इसका क्या दस्तावेज में दे दूंगा ना। क्या दस्तावेज है? मेरे पास रजिस्ट्री है बकायदे, पूरे जमीन का। हाँ, पूरी जमीन का रजिस्ट्री है। तो वो किसी नहीं, वो जहां से आपने खरीदा है वो जमीन, जहां पे वो है रिसोर्ट आपका, तो वो व्यक्तिगत किसी की जमीन है या फिर फॉरेस्ट का है? नहीं, व्यक्तिगत सेटलमेंट जमीन है पूरा। हाँ, उसका मैंने रजिस्ट्री करवाया है। पक्का मेरे पास रजिस्ट्री की कॉपी है। तनिक भी कब्जा नहीं है? मैं क्यों कब्जा करूंगा फॉरेस्ट की जमीनों पे? कोई भी कब्जा नहीं है। अगर आरटीआई लग गया तो मैं देने के लिए जवाब तैयार हूं, आपको दिखा दूंगा। बिल्कुल, हम तो देखेंगे, एकदम दिखा दूंगा मैं आपको। ऐसा नहीं है। तो ये आरोप लगना, हाँ, बहुत बड़ी बात है। मैं क्या बताया आपको, आरोप लगाना और प्रमाणित करने में बहुत अंतर है। हाँ, आरोप लगाना आसान है। आरोप लगाना बहुत, मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, अल्पज्ञानियों की कमी नहीं है। कुछ भी किसी के ऊपर आरोप लगाने के पहले। तो कुल मिला के आपके खिलाफ लगातार मीडिया में जो चल रही है बातें, मेरी टीआरपी बढ़ा रहे हैं वो। अच्छा देखिए, सही चले या गलत चले, हाँ, टीआरपी कहीं तो हूं मैं। हाँ, एक चीज अच्छी बात, कहीं तो हूं मैं जी, अच्छी बात ये है मेरी टीआरपी बढ़ रही है। आपका जो रिसोर्ट है ना, हाँ, वो मेरा प्रचार हो रहा है। हाँ, मैं भी नहीं जान रहा, मैं प्रचार कर, कोई नहीं जान। मैं तो उसको धन्यवाद देना चाहता हूं भाई, और अच्छे फोटोग्राफ में उसको देने के लिए तैयार हूं, वीडियो देने के लिए तैयार हूं कि थोड़ा सा और कुछ खबर लगाओ और मेरे उसका फ्री में प्रचार करो। तो आप कह रहे हैं प्रचार हो रहा है। आप ये कह रहे चाहे बच्चा, बदनामी में भी तो नाम है, बस यही चीज है। चलिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है आपका, मैं समझ गया। नहीं, बस देखिए, आपका ही आदमी तो नहीं है वो, अब आप जो भी समझ लीजिए कहीं। अच्छा, ये सही में सवाल उठता है कि एक खास कोई चैनल ज्यादातर आपके खिलाफ खबरें चला रहा है, इसी शहर में और भी मीडिया चैनल है, वहां पे खिलाफ खबरें नहीं चला रही। आप मानते हैं कि वही एक अपरिपक्व है कि कहीं आपकी सेटिंग तो नहीं है उसके साथ? नहीं, कोई सेटिंग नहीं है वो। अब मैं आपको उसको बताऊंगा, वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अल्पज्ञानी की तरह काम करता है और अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान समझता है। अच्छा, तो विद्वान हो के भी वो अल्पज्ञानी की श्रेणी में आता है। मतलब ऐसा वो काम करता है ना, मेरा उससे कोई संबंध, अब चूंकि मीडिया जगत से है तो आप पहले एक दूसरे को जानते थे? अच्छे से जानते हैं। अच्छा, वो आता था मेरे पास हमेशा। ओके। अब कुछ कारण ऐसे होते हैं, अब मैं भी उस चीज को नहीं बता सकता हूं कि वो क्यों ऐसा चला रहा है। मैं भी छोड़ दिया, मैं बोला ठीक है, चलाओ समाचार, अच्छी बात है। अब देखिए, राष्ट्र ध्वज फहराने का मामला लेकर उठाया। हाँ, ये मुद्दा मैं आपको बता दूं, 2022 ने भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। जी जी जी, भारत झंडा संहिता की बात। झंडा संहिता, वो उसमें नोटिफिकेशन में साफ लिखा था कि आप झंडे को दिन रात कभी भी सम्मान पूर्वक कहीं भी फहरा सकते हैं। हाँ, रोशनी होनी चाहिए, रोशनी, पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। और हमने जो झंडा फहराया वो 4 बजे समय को फहराया। 4 बजे तो धूप भी, 4 बजे धूप भी था।
मैं बकायदे उसका आपका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भी वो है। नहीं तो उस पे तो मैं खबरें भी बनाता हूँ और हाँ, बनाया भी हूँ हाँ, उस दिन, हाँ, चूंकि हाँ। मेरे को जानकारी देना था, तो 26 यही बोल जनवरी रहा का हूं, माहौल था। अल्पज्ञानी होना बहुत बड़ा, मतलब अपने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारी हाँ। टीआरपी बढ़ रही है और मैं धन्यवाद भी उसको अगले को देना चाहता हूं, भाई साहब को, कि थोड़ा सा और अच्छे से मेरे से बोल लेगा, मैं उसको अच्छे अच्छे दिखा दूंगा, वीडियो दे दूंगा, थोड़ा सा अच्छे से प्रचार करें। मतलब आपकी मार्केटिंग हेड है वो। अब मार्केटिंग हेड ही समझ लीजिए, मार्केटिंग कर रहे हैं नहीं, तो। इसी से शक जाता है सर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों से सेटिंग है आपकी, आप जानबूझ के नहीं, ये सब सेटिंग नहीं करवाते है, हैं। लेकिन देखिए क्या होता है ना, जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध आप कोई भी नेगेटिव खबर चलाएंगे और वो व्यक्ति जाना पहचाना हो, अब उदाहरण स्वरूप आप मान चलिए किसी मंत्री के विरुद्ध कोई भी ऐसा छोटा सा भी नेगेटिव खबर चलाइए, वो वीडियो इतना जल्दी वायरल होता है, इतना जल्दी वायरल होगा जी, जी, जी। कि लोग जो नहीं देखने वाले वो भी, क्योंकि मैं एक समाज सेवा, बिल्कुल आरटीआई एक्टिविस्ट, एडवोकेट के रूप में पूरे सरगुजा संभाग प्रदेश में जाना जाता हूं पीआईएल लगाने। तो मेरे बारे में जो खबर चला तो ऐसे उस चैनल के व्यूअर्स बढ़ गए, तो अगला अच्छा। बोला कि भाई कुछ कमाई हो जाए, तो व्यूअर्स बढ़ाने का एक काम चल गया। अच्छा, तो कुल मिला के ये है कि वो आपका नाम का प्रयोग करके आप कहना चाह रहे हैं कि चैनल आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा कुछ है? ऐसा ही समझ लीजिए आप, एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि एक चैनल के अलावा आपको देखिएगा, एक चैनल के अलावा उसके बातों में अगर दम रहता तो सभी लोग चलाते, पूरी मीडिया बात। हाँ, ये चीज मेरे को भी क्लिक किया कि और भी तो ऐसी व्यक्तिगत चीजें विद्वेष कहीं ना कहीं झलकता है ऐसे खबरों में, तो लोग अब डाउन कर रहे हैं उस खबरों को, आप देखिएगा स्वाभाविक। हाँ, अगर कोई तथ्य नहीं देंगे साथ में, सिर्फ इल्जाम लगाएंगे तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और मैं भी मानता हूँ कि अच्छी पत्रकारिता वही है कि एक तो दोनों पक्ष को आप दोनों रखें, पक्ष को सुने, और दूसरा तथ्य है तो हाँ, आप सामने बिना एविडेंस के आरोप लगाना, एविडेंस का आरोप लगाना वो छोटा काम है, वो बिना एविडेंस का। खैर, आपके जीवन में अभी बीते हुए समय में कोई ऐसा केस आया क्या जो बड़ा दिल के करीब रहा, लगा कि इस केस में या तो नेगेटिव भी या पॉजिटिव भी आपके जीवन के लिए रहा, कोई ऐसा केस जो दिल से लड़े होंगे आप, एकदम दिल से? मैं आपको बता दूं, 2-3 केस ऐसे हैं जिसको मैं दिल से लड़ा हूं। जैसे एक जमीन का मामला था, यही संजय नगर का ही मामला है। वो व्यक्ति 64 से रह रहा है और कुछ भूमाफिया षड्यंत्र पूर्वक फर्जीवाड़ा करके उस जमीन का पट्टा बनवा लिए। अच्छा। जो मरा है दंतेवाड़ा में, उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र यहां से बनवा लिए। कमाल है। उस मामले को मैंने एकदम दिलचस्पी से लड़ा और कमिश्नर कोर्ट से उससे जीतवाया भी। और आगे भी अब वो उनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज हुआ जो कूट रचना किए। एक मामला और था, मैंने पहाड़ी कोरवाओं को लेकर, उनके जमीनों को लेकर लड़ाई लड़ा था, और वो भी आज मामला उनके पक्ष में मैंने जितवाया। आज वहां के सैकड़ों पहाड़ी कोरवाओं के पक्ष में वो जमीन है और कब्जे में वो खेती किसानी कर रहे हैं। नहीं तो वहां के सामान्य जाति के लोग पूरा बुलडोजर, मतलब पूरा खेत जोतने की तैयारी थे। मैं यहाँ से लेके थाना, पुलिस, मतलब मैं अंबिकापुर में रहता हूँ लेकिन उनका पैरवी मैं जसपुर तक का करता हूँ। अच्छा। ऐसे मामले होते हैं। 1-2 ऐसे भी पीड़ित आते हैं। एक महिला थी जिसकी बच्ची को उसके फादर जबरदस्ती रख लिए थे, वो रोते गाती आई थी। उसकी बच्ची को भी मैंने उसके दिलवाया कोर्ट के माध्यम से। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते रहते हैं। तो आपके जीवन में कई ऐसे मामले आते रहते होंगे। अच्छा सर, एक चीज ये है कि आप अभी तक जो आरटीआई कानून है, तो अभी के जो प्रावधान है, इसको देख करके लगता है कि इसमें थोड़ी और बदलाव होनी चाहिए थी या कुछ और अच्छा होना चाहिए था? बदलाव होना चाहिए था, लेकिन देखिए मैं बताऊं, बहुत सारे इस कानून को कमजोर करने का भी प्रयास किया गया है। जब 2005 में ये कानून बना तो बहुत सारे सटीक चीज थी, उसमें बहुत सारे संशोधन कर दिया गया, तो ये दिक्कत हो रही है। अच्छा। अब ऐसे लोग को आयोग में बैठा दिया जा रहा है। मैं आपको यही बता दूं, सूचना आयोग के लिए प्रदेश में पद खाली हुए थे। चूंकि मैं भी उसमें विधि व्यवसाय के रूप में मैं था, विधि व्यवसाय व्यक्ति बन सकता है कमिश्नर, मैंने भी एप्लीकेशन दिया।
उसमें भी खबर चल गई, उसमें क्या उसमें भी खबर चल गई कि सपना अधूरा रहा, आयुक्त बनने का सपना अधूरा रह गया। तो मैं आपको ये बता दूं, मैं बोला ना वो अल्पज्ञानी। कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी उसी समय मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पद रिक्त पड़े हुए थे और विज्ञापन भी निकाले गए। चूंकि विधि व्यवसायी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था, मैं भी आवेदन किया, मेरा भी आवेदन सेलेक्ट हुआ, मैं भी उसमें पात्र था, लिस्ट बना। फिर कांग्रेस गवर्नमेंट चली गई, फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई, फिर से विज्ञापन निकाला गया, फिर से मैंने फॉर्म भरा, सब कुछ हुआ, हम लोग का भी लिस्ट में नाम आ गया। जब शासन को नियुक्ति करनी थी अपने कुछ चहेते लोग के, तो उसमें एक नया नियम जोड़ दिया गया, अनुभव 25 साल और 30 साल। अच्छा, एक गलत प्रक्रिया थी। इसको लेकर मैं हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट में जाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन दे दिया मेरे रिट पिटीशन पे। चूंकि इसी से संबंधित एक मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी चल रहा था, वहां से लगातार आ रहा था कि आप पूरे देश के जितने सूचना आयुक्त हैं उनकी पदों की नियुक्ति जल्दी की जाए। तो उसके लेके माननीय उच्च न्यायालय ने फाइनल आर्गुमेंट हुआ, लगभग साल भर से मामला उच्च न्यायालय में था। फाइनल आर्गुमेंट हुआ, आर्गुमेंट में उन्होंने, हाईकोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, जो नियम निकाले हैं इसका इन्होंने प्रकाशन किया है। ये चूंकि कानूनी बिंदु थी तो बोले प्रकाशन किया है। तो मेरे पास एक और मुद्दा था डबल बेंच में पेश करने का, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा था कि यह नियम गलत है। शुरू में जो विज्ञापन किसी भी नियुक्ति के लिए निकाला जाता है और बाद में उसमें कोई नया कंडीशन जोड़ा जाता है, वो प्रक्रिया के विरुद्ध होता है। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डबल बेंच में भी लगाया। डबल बेंच में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था वही की बात। मेरे चलते लगभग साल भर से नियुक्ति नहीं हो रही थी। भाई मैं एक सच्चा लड़ाई लड़ने वाला हूं, तो मैं बोला गलत के विरुद्ध आवाज उठाऊंगा। उसमें भी मेरे पास बहुत सारे दबाव आए कि आप वापस ले लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होना था किसी बड़े अधिकारी के लेवल को लोगों को। तो अभी क्या स्थिति है उसका? अभी उनकी नियुक्ति हो गई, माननीय उच्च न्यायालय ने मामले को क्लियर किया। जिस दिन मामला डिसाइड हुआ उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन नियुक्ति आदेश हो गया। सर, इन बातों में एक चीज और याद आया कि ना आप पे एक इल्जाम और लगा है। 2 इल्जाम है आप पे अभी, जो मेरे दिमाग से अभी निकला हुआ था, अभी याद आया। एक तो पहला इल्जाम ये है कि आप अवार्ड खरीदते हैं। दूसरा इल्जाम ये है कि आपका जो डिग्री है वो भी खरीदे हैं। इस पे सफाई दीजिए आप। देखिए, डिग्री खरीदना और अवार्ड खरीदना कोई प्रमाणित कर दे। आरोप, मैं क्या बोला, आरोप लगाना आसान है, प्रमाणित कर दे। मेरा जो भी बैकग्राउंड है, मैंने जो काम किया है उसका पूरा डिटेल मैं भेजता हूं। कहीं भी नॉमिनेशन होता है तो मैं बाकायदे भेजता हूं। तो उस नॉमिनेशन में मेरे जो प्रोफाइल है, आप मेरा वेबसाइट देख लीजिएगा dksoni.com के नाम से, उसमें मेरे पूरे प्रोफाइल दिए हुए हैं। और उस प्रोफाइल को चयन समिति होती है, उस बाकायदे एक, जैसे कोई भी फॉर्म आप भरते हैं तो एक नॉमिनल फीस होता है ना, 1100, 1500, 2500। तो नॉमिनल फीस हम जमा करके, तो लीगल है वो हम करते हैं, कर दिए। उसमें अगर मेरा चयन होता है तो मैं तो खरीदना नहीं मानूंगा। नहीं, वो खरीदना भी नहीं। तो लोग इसी को वो खरीदना बोलते हैं। तो ये गलत बात है, ये गलत इल्जाम लगाया जाता है। और डिग्री की रही बात, तो मैं पूरा सर्टिफिकेट ला दूंगा। जहां जहां से एग्जाम दिया हूं, जहां जहां से पढ़ा हूं, उस यूनिवर्सिटी से, उस बोर्ड से उसका सत्यापन करवा लीजिए। मैं एकदम खुले किताब से बोल रहा हूं। तो मैं कोई डिग्री नहीं खरीद लेता हूं, मैं सामने सर्टिफिकेट दिखा दूंगा। अगर डिग्री खरीददार रहता तो मैं वकालत करता। आज इतने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करवाया हूं और इतना तो मुझे छोड़ते। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही बात है कि आरोप लगाने वाले लगाते हैं। अच्छा, अपना काम रहता है, अपने हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, ये जो सड़क शहर में चौक चौराहों पे आपका एक फोटो लगा रहता है, बड़ा बड़ा फोटो, तो ये क्या है? मतलब प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन है कि खुशी मनाते हैं, क्या है ये? देखिए, अब चूंकि मैं बहुत सारे संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, मैं स्वर्णकार समाज से आता हूँ। बिल्कुल। मैं स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष के पद पे भी हूँ। अच्छा। और हैप्पी फैमिली ग्रुप है, उसमें भी मैं पद पे हूँ। उसके अलावा मानवाधिकार
संस्थाएं हैं उसका भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सरगुजा सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो ऐसे बहुत सारे संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर मुझे सम्मान मिलता है तो मेरे चाहने वाले लोग उस चीज को बधाई देते हैं। सरगुजा सिने आर्ट भी है, उसका भी मैं संरक्षक हूँ। तो भाई कुछ चाहने वाले लोग हैं, वो अपना आभार व्यक्त करते हैं, मुझे बधाई देते हैं, तो मैं तो उन्हें मना नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रदर्शन की श्रेणी में नहीं आएगा। लोग खुशी होकर लोगों की बधाई देना, भाई ये स्वाभाविक है। बधाई देते सवाल ये उठता है ना सर कि आपका एक छवि ये भी है कि आप एक बार आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े हैं। अभी यहाँ घबराहट लोगों में ये भी तो है कि इतने सारे पोस्टर्स लग रहे हैं शहर में, चाहने वाले की संख्या सैकड़ों हजारों हैं, तो कहीं ये चुनाव तो लड़ने की तैयारी नहीं है? राजनीति में आने की अब कोई संभावना मेरी नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि राजनीति में जाना बहुत ही कठिन काम है, मैं बता दे रहा हूं। और हम लोग के जैसे व्यक्ति किसी की बात को मैं सुन नहीं सकता हूं। मैं किसी की जी हुजूरी नहीं कर सकता हूं। राजनीति में तो कहते हैं पहला जो कैटेगरी चमचागिरी से लेकर के, वो मतलब नीचे से आपको खड़ा होना पड़ेगा, उनके पीछे घूमना पड़ेगा, वो मेरी आदत नहीं है। मैं अपना एक पोजीशन ऐसा खुद बनाऊं कि लोग आपको खुद जाने, मैं वही काम अभी कर रहा हूं। अच्छा सर, ये राजनीतिक प्रभाव जो है या फिर सिस्टम का प्रभाव, क्या लगता है कि न्यायालयीन प्रक्रिया में भी है क्या? देखिए, न्यायालयीन प्रक्रिया में सिर्फ न्याय मिलता है। न्यायालय के ऊपर राजनीतिक प्रभाव बहुत 0% होता है। आपको बता दूं, कुछ जगहों पे, सभी जगह नहीं, कुछ जगहों पे और हाई लेवल के प्रभाव रहते हैं, लेकिन न्यायालय स्वतंत्र है। न्यायालय को प्रभावित करना संभव नहीं है, और राजनीति से तो एकदम नहीं। हाँ, अफसरशाही प्रभावित रहता है राजनीति से। आप जितने यहाँ अधिकारी लोग हैं सब राजनीति से प्रभावित हैं, राजनीति से प्रभावित होकर ही रहते हैं। तो अच्छा, ये जो लोकल, अभी हम लोग चूंकि इस अंबिकापुर शहर में रहते हैं, यहाँ का जो लोकल राजनीति है और जो यहाँ का विकास कार्य है, दोनों को आप देख रहे हैं, बड़ी नज़दीक से देखते हैं, चूंकि आपके दोनों पार्टी में आपने कहा कि संबंध मेरे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी, इनको जमीनी तौर पे क्या बदलाव करना चाहिए जो कि नहीं कर पा रहे हैं, और काम क्या होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है? देखिए, आम जनता का 3-4 चीज़ों से एकदम लगाव रहता है। पहला तो आप शहर में सड़कें अच्छी दे दो, बिजली की व्यवस्था अच्छी कर दो, पानी की व्यवस्था अच्छी कर दो, और शिक्षा की व्यवस्था अच्छा कर दो, और स्वास्थ्य की व्यवस्था। ये मूल चीज। अगर ये आप जो भी राजनीतिक पार्टी, अगर ये जो व्यवस्थाएं आप अच्छे कर दोगे तो आप सत्ता में बने रहोगे। पब्लिक का यही डिमांड है। अच्छा, ये बहुत छोटा मुद्दा, बहुत छोटा मुद्दा है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। पटना के खान सर हैं, हाँ, बहुत बड़े खान सर हैं, मतलब वो पूरे देश में उनको लोग जानते हैं। उन्होंने अभी हॉस्पिटल खोला है, 25 रुपए में एक्सरे। बिल्कुल, मतलब ऐसे सस्ता अगर वो प्राइवेट व्यक्ति दे सकता तो शासन क्यों नहीं दे सकता है? अभी ये मुद्दा संसद में भी उठा है। हाँ, संसद ने भी माना है कि अगर देश में कोई व्यक्ति, निजी संस्था अगर स्वास्थ्य सुविधाएं, जो वर्ल्ड लेवल का स्वास्थ्य सुविधा है, वो सस्ते में कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती है? गवर्नमेंट के पास तो पूरे संसाधन उपलब्ध है, पूरी व्यवस्था है, उनके पास पैसे हैं। उसी प्रकार शिक्षा में भी है। हाँ, शिक्षा में भी चाहेगा तो आदमी सुधार कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की करने की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना सर। तो आप मानते हैं कि करप्शन अभी भी कूट कूट के भरा हुआ है सिस्टम में, ऊपर से लेकर नीचे तक आप किसी भी मामले को उठा के देख लीजिए। अच्छा, दूसरी बात यह सर कि अभी हाल ही में यूजीसी कानून को लेकर के बड़ा हो हल्ला रहा पूरे देश में, इस पर आपका विचार क्या है? देखिए, विचार ऐसा है कि यूजीसी कानून ऐसा नहीं बनना चाहिए। अगर बन भी रहा है तो उसमें और भी कंडीशन डालने चाहिए कि अगर
जो कमेटी बन रही है उसमें सामान्य व्यक्ति के भी वर्ग के व्यक्ति हों और अदर कास्ट के भी व्यक्ति हों। उसके अलावा जो जांच हो और शिकायत झूठी पाई जाए तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध भी कार्रवाई हो, ऐसा प्रावधान लागू करके ही उस कानून को लागू करना चाहिए। बिल्कुल, तब ये सही है। नहीं तो पक्षपात पूर्ण अगर कानून लागू करेंगे तो ये दुर्भावनापूर्ण है। सामान्य व्यक्ति अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में असमर्थ हो जाएगा। और जहां भी होता, आज द्वेष की भावना बहुत ज्यादा होती है। आप देखेंगे हर जगह शिक्षण संस्थाओं में ऐसे ऐसे छात्र छात्राएं रहते हैं जहां द्वेष से उसको फंसाने का भी प्रयास करते हैं। तो ये चीज को सुधार करके अगर कानून लगाया जाए तो किया जा सकता है। सर, आखिरी में एक सवाल मेरा है जो अब सब चीजों से हट के है कि आपका हॉबी क्या है? आप जब स्ट्रेस काम का रहता है आपके ऊपर और जब फ्री होकर के कुछ करना चाहते हैं कि स्ट्रेस को हटा लूं मैं अपने माइंड से, तब क्या करते हैं? मैं सुबह उठता हूँ, मस्त मेडिटेशन करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, जुम्बा करता हूँ। अरे, तो अपने आप दिन अच्छा हो जाता है। आप गाना सुन सकते हैं और हम लोग जुम्बा करते हैं तो गाना ही सुन के करते हैं जुम्बा पे। तो एक अपने शरीर को सही कर हो जाता है, माइंड भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये चीज प्रतिदिन हम लोग का नियमित रहता है। मनोरंजन के लिए और भी कुछ अलग से करते हैं क्या आप? जैसे अब रविवार है तो कभी हुआ तो मूवी देख लिए। मूवी देखने का भी कभी कभी शौक रहता है और मूवी देखता हूँ तो सस्पेंसेस जो रहता है मूवी, उसको देखने में मजा आता है। सस्पेंस वो भरा हो मूवी, तो उसको देखने में मजा आता है देखने में। तो लगभग सर जितने सवाल थे मेरे पास, लगभग सभी का आपने जवाब बेहतर तरीके से दिया। और हम दोबारा फिर मिलें, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। जरूर, और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आगे भी और जो भी आप जानकारी चाहिए पूरी पारदर्शिता के साथ मैं अपना पक्ष रखूंगा आपके समक्ष। तो ये थे श्री DK सोनी जी। हमें उम्मीद है कि हमने जो सवाल किया वो आपके हित का था, आपकी जानकारी के लिए था। कानून से संबंधित भी हमने बात किया, इन पे लगे हुए इल्जामों के बारे में ही हमने बात किया और इन्होंने अच्छी तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया। तो धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद पताल लोक चैनल का और पताल लोक की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। आपका चैनल ऐसे ही चलता रहे और लोग इसको सत्सम्मान देखें। बस सर आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे आप सभी का। तो मैंने पहले भी कहा था कि कुर्सी वही रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहे। जय हिंद।